ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य एवं गहराइयां मनुष्य के अंतर्मन में निहित हैं। ये सारे रहस्य परत दर परत मन के 14 तलों में समाहित हैं। इन्हीं 14 तलों को मिलाकर मानव मन बना है। मानव मन की कार्य प्रणाली को समझना बेहद जटिल है। मन के संदर्भ में भारतीय ऋषि, महर्षि एवं पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने मन को चैतन्य, अचेतन आदि कई रूपों में विभाजित किया है। प्रायः लोग मन की कार्य प्रणाली के 10% भाग से ही परिचित हैं। व्यक्ति का 90% मानसिक जीवन चित्त जगत की दुनिया में रहता है। जब व्यक्ति किसी संकट या समस्या का समाधान करने की चेष्टा करता है और चारों ओर प्रयत्न करने के बाद भी असफल रहता है, तब सहसा एक विचार मन में आता है जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। यह समाधान 90% चित्त जगत में स्थित निचले मन के अर्थात अवचेतन मन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। मनुष्य का मन एक 14 मंजिल इमारत के समान है। अधिकांश लोग सिर्फ प्रथम मंजिल यानी चैतन्य मन को ही जानते, समझते व उपयोग करते हैं, जबकि सफल व्यक्ति कम से कम 7-8 मन का उपयोग कर जीता है। विशिष्ट व्यक्ति, महापुरुष एवं ईश्वरीय अवतार जैसे बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, मीरा, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पृथ्वी पर आकर पूरे 14 मन पर नियंत्रण पाया। नवजात शिशु को भगवान का अवतार केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा मन के 8वें तल में पैदा होता है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख आता है कि यदि जीवन में अनंत सफलता एवं ऊंचाइयां पाना है तो फिर से बच्चे के समान निर्मल मन के हो जाओ। मनोकामना पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हमारे अंतर्मन का कंपन उस कंपन के अनुरूप हो जिस चीज को हम पाना चाहते हैं। मन की कल्पना के अनुसार ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। मन जिधर भी ढलता है, जीवन का उत्थान पतन उसी दिशा में देखा जाता है। मानसिक दृष्टिकोण गलत होने से कार्य गलत होने लगते हैं। मन इच्छाओं, कामनाओं एवं पूर्व जन्म के संस्कारों से निर्मित है, इसलिए कर्मों का कर्ता वही बन जाता है। सफल जीवन के लिए मन की शक्तियों एवं उसकी कार्य प्रणाली को जान लेना आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य अपना सारा जीवन भटकाव में ही गुजार देता है। जिस प्रकार बिना भक्त के ईश्वर का कोई वजूद नहीं है, ठीक उसी प्रकार से बिना मनुष्य के ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व नहीं। मनुष्य एक सजीव प्राणी है जो कि इस ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर आश्रित है, जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं। वास्तव में मनुष्य ब्रह्मांड में सूक्ष्म जीव से ज्यादा कुछ नहीं, हाँ, परंतु ब्रह्मांड जो अपने आप में एक महाविशाल रूप से फैला हुआ है, में मनुष्य जात की अहम भूमिका है। और चाहे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखें या इंसान के दृष्टिकोण से देखें, पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में संक्षिप्त रूप से जानना चाहिए। ब्रह्मांड अनंत है जिसका कोई पार नहीं है। इसके अंदर अंतरिक्ष या गैलेक्सी वगैरह आते हैं और उसी में पृथ्वी, चांद, तारे, सूरज से लगाकर मंगल, शुक्र, शनि आदि अनेक प्रकार के ग्रह मौजूद हैं। ऐसी अनेक आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड वह है जिसे अभी तक पता नहीं लगाया जा सका किसका प्रारंभ और अंत कहाँ है। अब इंसान की उपस्थिति का अर्थ मनुष्य शुरू से ज्ञान पिपासु या कहें इसके उत्पत्ति इतिहास से लगाकर सौर मंडल में निर्जीव, सजीव आदि से लगातार होने वाली अन्य सभी घटनाओं का अवलोकन करना चाहता है। उसी के लिए वह लालायित रहता है कि किस कारण हो रही वह होने वाली घटना की उत्पत्ति संबंधी ज्ञान जानने की लालसा हेतु अग्रसर होकर उसके रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहा है। इंसान जिज्ञासु प्रवृत्ति का होकर ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान कहा जा सकता है, जिसमें बहुत समय के साथ असंभव तो नहीं पर राह अभी भी कठिन है, जो समय के साथ गलत भी साबित हुआ है। इन्हीं कारणों से इंसान अपने आप के बावजूद तलाश में है, जो खोजबीन कर रहा या कहीं तलाश कर रहा। इस अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य ही नहीं बल्कि नाना प्रकार के सूक्ष्म से लगाकर एलियन थ्योरी आधारित घटनाएं घटित होती हैं। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड और मानव मस्तिष्क के बीच आश्चर्यजनक समानताओं को उजागर कर रहा है। यह निष्कर्ष
ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के बारे में भौतिकी से उभरने वाले विचारों और मस्तिष्क और मन की मौलिक प्रकृति के बारे में तंत्रिका विज्ञान से उभरने वाले विचारों की व्यवस्थित तुलना की मांग करते हैं। इन दो प्रणालियों के अनुरूप संरचनात्मक संगठन और गतिशीलता की पहचान ब्रह्मांड, मानव मस्तिष्क और दोनों के बीच संबंधों की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शक सिद्धांत की ओर ले जाती है। आत्म समानता अंततः इस बात का स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है कि मानव मस्तिष्क क्यों इस रूप में विकसित हुआ और इतनी सफलतापूर्वक कार्य क्यों करता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की समान या यहाँ तक कि मोटी तौर पर समान रूप से होने से मानव मस्तिष्क को ब्रह्मांड के अमूर्त मॉडल बनाने के लिए आवश्यक कार्य क्षमता प्राप्त होगी। यदि मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड का एक भौतिक मॉडल है तो यह रूप द्वारा कार्य को परिभाषित करने का एक स्पष्ट उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा एक सामान्य सिद्धांत यह भी हो सकता है कि चेतना स्वयं ब्रह्मांड की आत्म समान बनने की क्षमता का एक उत्पाद है। जैसे कि जब विकास पृथ्वी पर जीवन की प्रजातियों का उत्पादन करता है जिनके मस्तिष्क में पूरे ब्रह्मांड के साथ संरचनात्मक और गतिशील समानताएं हैं, मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही प्रारूप स्पष्ट और प्रभावी होगा। मनुष्य की एक गहरी इच्छा ये जानने की रही है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है क्या। जब हम किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर जल, वातावरण या कार्बनिक पदार्थ की खोज के बारे में सुनते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं, हमारा मन खुशी से झूम उठता है। मानव मन कभी किसी चीज से इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ जितना ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड के सभी पहलू सदैव से ही मनुष्य के लिए पहले रहे हैं। यहाँ तक कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लंबी छलांगों से भी हमारे ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी। हम सदैव अपने ब्रह्मांड के बारे में इतने कल्पनाशील होते हैं, कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार कभी भी हमारी जिज्ञासाओं को तृप्त नहीं कर सकता। जितना अधिक हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं उतना ही हम इसके बारे में अनभिज्ञ से हो जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क में जम कर बैठा है और हमें उसके रहस्यों को सुलझाने के लिए लुभा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारी सोच को पूरे ब्रह्मांड को एक बड़ी मशीन के रूप में और पृथ्वी को ब्रह्मांड से कटी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया है। चार्ल्स डार्विन के अपने अन्वेषण में प्रजातियों के विकास के बारे में बहुत प्रशंसित सिद्धांत प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति पृथ्वी को ब्रह्मांड से विलग कर देती है। जैसे कि जीवन की प्रक्रियाएं पृथ्वी से ही प्रारंभ होती हैं और वहीं उनका अंत हो जाता है और पृथ्वी ग्रह के इतर कोई कारक इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। पूरे ब्रह्मांड के संगीतमय स्पंदन की अनुभूति करने के लिए हमारी विचार प्रणाली में कोई जगह नहीं बची है। जीवन, जीवित ग्रह और ब्रह्मांड की वास्तविकताओं से संबंधित विचारों में परस्पर संबंध और सह विकास की भावनाएं लुप्त सी हो गई हैं। मानो ब्रह्मांड का जीवन और जीवित ग्रह से कुछ लेना देना नहीं। हमारी आर्थिक व्यवस्था हमारे अस्तित्व के गर्व का अंतिम स्रोत बनकर उभरी है। इन प्रणालियों ने मनुष्य को हर चीज के अंधाधुंध शोषण पर निर्भर बनाकर और पृथ्वी पर सह अस्तित्व वाले जीवन के शेष रूपों से अलग करके मानव जीवन को हाशिए पर डाल दिया है। मानव बनाम जीवन युद्ध में मानव प्रजाति विजयी हो रही है। हालांकि ये विजय मानव प्रजाति को सने सने मौत की ओर धकिया रही है। यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी गहन जानकारी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मूल रूप से उत्तरदायी है, लेकिन ये सच नहीं है। ब्रह्मांड हजारों लाखों वर्षों से हमारे समाजों में चर्चा के सबसे रुचिकर विषयों में से एक रहा है। ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में हम सहस्त्राब्दियों से अग्रगण्य और असाधारण रूप से समृद्ध ही रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड ज्ञान से परिपूर्ण हैं। हमने खगोलीय पिंडों की स्थिति के आधार पर अपने कैलेंडर विकसित किए हैं। हम सभी ग्रहों और चंद्रमाओं की स्थिति की सटीक गणना कर सकते हैं और उसके आधार पर हम सरलता से खगोलीय घटनाओं जैसे चंद्र और सौर ग्रहण, शुक्र पारगमन और इसी तरह की भविष्यवाणियां कर सकते हैं। आकाश गंगाओं और नक्षत्रों के बारे में तो हमारा ज्ञान अद्भुत रहा है। ब्रह्मांड की हमारी गहरी समझ के आधार पर हमने खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भविष्य विज्ञान आदि विभिन्न प्रकार के विज्ञानों का विनिर्माण किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और नासा के प्रादुर्भाव से पहले ही भारतवर्ष का ब्रह्मांडीय ज्ञान असाधारण रूप से उन्नत हो चुका था। मनुष्य
सदैव अलौकिक जीवन के बारे में जिज्ञासु रहा है। पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं के बारे में किसी समाचार का एक फ्लैश या एलियंस की बात मानव मन को मोहित करती है। मनुष्य की एक गहरी इच्छा यह जानने की रही है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है क्या। जब हम किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर जल, वातावरण या कार्बनिक पदार्थ की खोज के बारे में सुनते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं और हमारा मन खुशी से झूम उठता है। हम अकेले नहीं हैं, एक उपमा बन गया है जो किसी अन्य ग्रह को जानने की निर्विवाद खोज में अंतर्निहित है, जहां हमारी पृथ्वी की तरह जीवन से लेस हो। मानव मन किसी अन्य पृथ्वी के बारे में आसान्वित हो स्वयं को कल्पना से पोषित कर रहा होता है। किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में कोई साक्ष्य मिले तो हमारी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। हमें लगता है जैसे हमें पृथ्वी पर ही जिंदगी का एक नया पट्टा मिल गया हो। नई आशाएं और कल्पनाएं हमारी जिज्ञासाओं को पालती हैं, हमारे अन्वेषणों को जिंदा रखती हैं, हमारे कार्यक्रमों और परियोजनाओं को नए आयाम देती हैं और सबसे ऊपर हमारे मस्तिष्क को ज्ञान की एक बूटी देती हैं। और आशाओं तथा कल्पनाओं का सबसे विस्तृत पटल है पृथ्वी से परे जीवन का विस्तार होने का साक्षी बनना। मानव मन हर चीज में, हर घटना में, हर प्रक्रिया में भागीदारी करता है, चाहे वह आसपास हो, पृथ्वी पर हो, दूसरे ग्रहों पर हो अथवा पूरे ब्रह्मांड में, और अपना एक बुद्धिमंडल बनाता चलता है। बुद्धिमंडल जितना विराट और ब्रह्मांड में अंदर तक विस्तार लेता जाता है उतना ही ब्रह्मांडी ज्ञान हम अर्जित करते जाते हैं। हमारे जीवन का सबसे रोचक पहलू यह है कि हमारा मन ब्रह्मांड की रहस्यमयी यात्रा पर रहता है, अपने प्रभामंडल का विस्तार करते हुए और ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाते हुए। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि यदि मानव मस्तिष्क और ब्रह्मांड में समान संरचनात्मक संगठन और गतिशीलता है तो अंततः सूचना का प्रवाह दो दिशाओं में हो सकता है। यानी केवल भौतिक विदों को लाभ नहीं होगा, जिन्हें एक मॉडल प्रणाली प्रदान किए जाने से लाभ होगा जिस पर वे अवलोकन कर सकते हैं। तंत्रिका विज्ञानियों को भी लाभ होगा, क्योंकि अब सैद्धांतिक भौतिकी में अंतर्दृष्टि और अवधारणाओं का एक बड़ा समूह उनके भविष्य के शोध प्रयासों के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शक बन सकता है। वर्तमान में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो ब्रह्मांड में सभी मूलभूत भौतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सके। इसी तरह मस्तिष्क या मन का भी कोई सर्वव्यापी, प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित या व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत नहीं है। ब्रह्मांड और मस्तिष्क के बीच समानता का मूल्यांकन करने का एक उचित तरीका यह होगा कि पहले भौतिकी और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्रों में अलग अलग प्रस्तावों का सर्वेक्षण किया जाए, फिर कोई व्यक्ति स्वीकृत निष्कर्षों से संगत तत्वों को संश्लेषित करने का प्रयास कर सकता है। साथ ही सैद्धांतिक रूपरेखाओं से जो वादा करती हैं क्रमशः ब्रह्मांड और मस्तिष्क के गुणात्मक मॉडल का निर्माण करने के लिए और फिर दोनों की तुलना करें, जो कि भौतिकी और तंत्रिका विज्ञान में व्यवहार्य सैद्धांतिक प्रस्तावों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसलिए निश्चित रूप से कई प्रकार के गुणात्मक मॉडल होंगे जिन्हें ब्रह्मांड और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि एक बुनियादी स्तर पर स्पेस टाइम निरंतर नहीं है, बल्कि यह असतत है, डिसकंटिन्यू है, जिसमें सबसे छोटे संभव स्थानिक समय पैमाने पर अलग अलग इकाइयां शामिल हैं। इसके अलावा सभी भौतिक घटनाओं को स्पेस टाइम की इन अनिरंतर इकाइयों पर संस्थाओं जैसे प्राथमिक कणों के बीच किसी न किसी रूप में बातचीत माना जा सकता है। इसी सूत्रीकरण के आधार पर हमारे ब्रह्मांड में स्पेस टाइम की बड़े पैमाने की संरचना को एक जटिल कारण नेटवर्क के रूप में देखा जा सकता है, जहां स्पेस टाइम की असतत इकाइयां नोड्स हैं और प्रकृति की मूलभूत शक्तियां नोड्स के बीच की कड़ियां हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली भौतिक संरचनाओं का आकार और गतिशीलता स्थानिक और लौकिक पैमानों की एक विशाल श्रृंखला में भिन्न है। सबसे छोटे पैमाने पर कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा वर्णित प्राथमिक कण हैं। फिर अधिक मध्यवर्ती पैमानों पर वे वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं। अंत में सबसे बड़े पैमाने पर आकाश गंगाओं से बनी ब्रह्मांडी संरचनाएं हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में भौतिक संरचनाएं भी इस आधार पर भिन्न हो सकती हैं। कितनी जटिल हैं मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों। मन और ब्रह्मांड के बीच में जो भौतिकी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक थ्योरी या प्रैक्टिकल जो आपके सम्मुख एक लघु चर्चा रखी
तो आशा है आपको मन और ब्रह्मांड की स्थानीय इकाइयों अभिसंरचनाओं के विषय में अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।